जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बहुत दिनों से मेरी ये कोशिश थी और मैं ये जानना चाह रहा था कि एनडीए गठबंधन का पूरा निर्णय हो गया, कौन कौन उनके साथ है, और उन्होंने सीट के बंटवारे की भी घोषणा कर दी। तो बीजेपी अब इक्वल पार्टनर है, जेडीयू और बीजेपी हैं उनके साथ, चिराग पासवान है उनके साथ, जीतन मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। पिछले चुनाव में उनके साथ मुकेश सहनी थे। मुकेश सहनी के जो कैंडिडेट जीते थे उसमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया था, अपनी पार्टी में मिला दिया था। तो मुकेश सहनी को यह महसूस हो गया था कि पिछले चुनाव में जो आखिरी मोमेंट में मीटिंग से उठ के वो तेजस्वी यादव की चले गए थे, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को थोड़े से वोट ज्यादा मिले थे, और वही 4-5 सीटें, 10 सीटों का अंतर हुआ था, जिसकी वजह से एनडीए सरकार में आ गई थी। और बाद में उनके हाथ भी खाली रह गए थे, खुद चुनाव हार गए थे, उनके विधायकों को बीजेपी ने खरीद लिया था। इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार, मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार। तो इस बार बैटल लाइन्स आर ड्रॉन वेरी क्लियर। एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी जुड़ गए हैं, आईपी गुप्ता जुड़ गए हैं, और पुराना गठबंधन जो महागठबंधन का था वो लोग हैं। 5 पहली बार थे, इस बार 7 हैं। और एनडीए गठबंधन में जो पहले लोग थे उसमें से मुकेश सहनी कम हो गए। तो इस बार पिछली बार से फिजा कितनी अलग है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर केवल पिछली बार के चुनाव का परिप्रेक्ष्य देख लिया जाए तो उससे साफ साफ लगता है कि महागठबंधन आगे है। लेकिन एक जो एक्स फैक्टर है जिस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो मैं कोशिश कर रहा था कि इसका विश्लेषण करूं और बिटवीन द लाइंस पढ़ूं और उस व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करूं। जैसे मैंने महागठबंधन में शामिल आईपी गुप्ता जो पान समाज के नेता हैं उनके बारे में अध्ययन किया, उनकी वीडियोस देखी, उनके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया। वैसे ही मैं प्रशांत किशोर के बारे में, जन स्वराज पार्टी के जो एक प्रकार से निर्माता हैं उदय सिंह के साथ, उनका पूरी गाथा, उनके व्यक्तित्व और उनके इंटरव्यू से उनके बारे में जानने का प्रयास किया। बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे, और ये क्योंकि वो एक्स फैक्टर हैं। अगर पुराने चुनाव में देखा जाए तो महागठबंधन को कम से कम 5% की लीड होनी चाहिए। मुकेश सहनी का इधर से उधर होना और आईपी गुप्ता का जुड़ना। लेकिन अब ये जो प्रशांत किशोर हैं किसका नुकसान करेंगे? जैसा वो क्लेम कर रहे हैं वो 150 सीटें लेके आएंगे, उनकी सरकार बनेगी, वो अरविंद केजरीवाल बनेंगे। लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, ना मैं इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा। लेकिन कई इंटरव्यू में ये भी कह चुके हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आई कि मेरी वजह से एक सरकार बनेगी तो मैं एनडीए के साथ जाना पसंद करूंगा। तो एक तो उनके स्टेटमेंट से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि उनका रुझान एनडीए की तरफ है, महागठबंधन की तरफ नहीं है। बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखे, तो एक इंटरव्यू उन्होंने बीबीसी ने उनका दिया, और जो बीबीसी के पत्रकार थी उनके इंटरव्यू लेने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले उन्होंने जेनजी जो युवा बच्चे हैं उनसे जाके संपर्क किया और उनके प्रश्न लिए और उसकी वीडियो बनाई, और उस वीडियो को लेके उस अपने मोबाइल के अंदर लेके वो प्रशांत किशोर से उन्होंने साक्षात्कार किया। तो अपने जो प्रश्न पूछे सो पूछे, लेकिन उन्होंने जेनजी के प्रश्न पूछे। उन प्रश्न से हमें भी ये अंदाजा लगाने में आसानी हुई कि प्रशांत किशोर का व्यक्तित्व क्या है और करना क्या चाहते हैं, वो वास्तविकता में उनका मकसद क्या है। तो जो कुछ प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया बीबीसी के इंटरव्यू में, उससे मैंने जो निष्कर्ष निकाला मैं आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा, ये देखिए बिल्कुल सही बात है कि आज के तारीख में पिछली बार के इलेक्शन में करीब 1/3 लोग ऐसे थे जो कि ना तो एनडीए को वोट देना चाहते थे, हमारे गठबंधन को वोट देना चाहते थे, और ये सारे के सारे लोग मेरे पास आएंगे। और इसके अलावा कुछ लोग महागठबंधन से भी टूटेंगे, कुछ लोग एनडीए से भी टूटेंगे, और मेरे पास 40% का वोट बैंक होगा, इसलिए मुझे 150 सीटें मिलेगी। एक तो उन्होंने लॉजिक ये दिया।
दूसरे प्रश्न का जवाब जब उनसे पूछा गया कि बताइए राघोपुर से आप क्यों भागे, तो उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, मैंने ये कहा था कि मैं जाके जायजा लूंगा और अपनी केंद्रीय कमान, ये तो आप जानते हैं राजनीतिक लोग ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन उसका एक जस्टिफिकेशन उन्होंने देने का ये भी प्रयास किया कि जहां मुझे 243 लोगों को इलेक्शन लड़ाना है, वहां पे अगर मैं एक ही चुनाव क्षेत्र में 1-2 दिन निकाल दूंगा तो बाकी क्षेत्रों में मैं नहीं जा पाऊंगा, इसलिए केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया कि मैं चुनाव न लड़ूं, मैं लोगों को चुनाव लड़ाऊं। लेकिन अगले प्रश्न में उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री बनने से एक खतरा था जो एनडीए के लिए खतरा था, मैं केवल बिटवीन द लाइंस पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर अपने को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देते और क्योंकि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और उनके जो सबसे खास व्यक्ति जिनकी वजह से ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है उदय सिंह, वो राजपूत समाज से आते हैं, पिछली बार के सांसद, कई बार पहले सांसद रह चुके हैं वो राजपूत समाज से आते हैं। तो अगर वो अपने को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करते तो उससे होता क्या कि जो सवर्ण जातियां हैं वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने का प्रयास करती और अगर ऐसा करती तो एनडीए का नुकसान होता। तो इस स्टेटमेंट से कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि पद जो है मैं किसी पिछड़े जाति, दलित या अल्पसंख्यक को देना पसंद करूंगा, जिससे कि महागठबंधन का नुकसान हो और एनडीए का नुकसान ना हो। तो एक तो मकसद उनका बड़ा क्लियर है कि उनके चुनाव लड़ने का जो मेन मकसद है वो एनडीए को हराना नहीं है, महागठबंधन को हराना है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये कहा कि आपकी लड़ाई एनडीए से है, महागठबंधन से, उन्होंने कहा दोनों से है, लेकिन महागठबंधन की जो 2004 के पहले की सरकार थी, अगर उसका रिपीटिशन नहीं चाहते हैं लोग तो मेरे को जिताएं। और यह भी बात बिल्कुल सही है कि प्रशांत किशोर के कुछ कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर रिजेक्ट किया है पोलिंग ऑफिसर्स ने, और ज्यादातर लोग वो हैं जो कि सवर्ण जाति से आते हैं। वहां पे धर्मेंद्र प्रधान जो उनके आज के तारीख में मुख्य नेता हैं, जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कार्य व्यवस्था को देख रहे हैं, वो जैसा बताया गया, प्रशांत किशोर ने भी कहा, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, ये प्रशांत किशोर के नेताओं के घर गए और दबाव डाला और किसी प्रकार से प्रलोभन देके उनका नामकरण निरस्त करा दिया, क्योंकि वो सवर्ण जाति के लोग हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो प्रशांत किशोर का मकसद था कि वो पिछड़ी जाति, अति दलित, अति पिछड़ी जातियों के वोट काटेंगे और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, उसकी बजाय वो कुछ कैंडिडेट उन्होंने ऐसे खड़े कर दिए जो कि सवर्ण जातियों के वोट काटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति को बदला और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है वो कैंडिडेचर रिजेक्ट करा दिए, नाम विड्रॉ करा दिए, जिससे कि जो उन्होंने 30-35 मुसलमानों को टिकट दिया है प्रशांत किशोर ने, जिससे कि महागठबंधन के वोट कटें और एनडीए को फायदा हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में उन्होंने ये कहा कि 40% लोग ऐसे हैं जो एनडीए को जिताना चाहते हैं और 60% लोग ऐसे हैं जो एनडीए को हराना चाहते। मकसद साफ है, इस जवाब से स्पष्ट लगता है वो ये मान के चल रहा है कि 40% वोट तो इंटैक्ट हैं भारतीय एनडीए के साथ, और 60% में अगर डिवीजन हो जाएगा तो 40% से अगर 30-30 का भी डिवीजन हो जाएगा तो एनडीए चुनाव जीत जाएगा। इसलिए चुनाव में उतरकर और सवर्ण कैंडिडेट्स के नाम रिजेक्ट करा के और मुसलमान कैंडिडेट उतार के, अति पिछड़े, अति दलित और यादव कैंडिडेट उतार के वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा पाएंगे, जिससे महागठबंधन का नुकसान हो जाए और एनडीए सरकार में आ जाए। तो मैंने जो निष्कर्ष निकाला है उसके अनुसार प्रशांत किशोर की बिल्कुल ये रणनीति है कि महागठबंधन को चुनाव, लेकिन महागठबंधन ने भी तैयारी कर रखी है, उन्होंने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। मुकेश सहनी का नाम लास्ट मोमेंट तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया और 23 तारीख की कॉन्फ्रेंस में जैसे तेजस्वी यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित किया तो एक तो 33% वोट उन्होंने बिल्कुल पक्के कर लिए और उसके बाद मुकेश सहनी को अनाउंस करके जो 4-5% केवट, मल्लाह, निषाद कम्युनिटी के लोग हैं जो बड़े गंगा तट पर फैले हुए हैं, उनको अपने साथ जोड़कर एक बढ़त पैदा कर ली है 4-5% वोट की, जो पिछली बार एनडीए के साथ थी।
आईपी गुप्ता के पान समाज को और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आईपी गुप्ता से बुलवाकर और जिस प्रकार का उन्होंने बोला आईपी गुप्ता ने और जिस प्रकार से उनके समर्थकों ने उनके फेवर में बातें की और सीमांचल और मिथिलांचल में जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो महागठबंधन को यह पता था कि प्रशांत किशोर ये प्रकरण वो चाहते हैं कि एनडीए के चुनाव जीत जाए और महागठबंधन को नुकसान हो जाए। उनकी व्यवस्था उन्होंने कर ली और निषाद केवट को और पान समाज को अपने साथ जोड़ के वो वोटों को कंसोलिडेट किया कि जो 34% वोट उनके साथ ऑलरेडी हैं उसमें 8% वोट और जोड़े जाएं, जिससे 42% वोट उनके पास हो जाए और जो फेंस सिटर्स हैं सवर्ण जाति के वो टूटें और उसके अंदर प्रशांत किशोर जो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो नुकसान एनडीए को हो जाए। तो प्रशांत किशोर की भी स्ट्रेटेजी जो मुझे लगी वो एनडीए को जिताने की है और महागठबंधन को क्योंकि ये बात का पता था इसलिए उनकी रणनीति यह है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ अपने दुर्ग को मजबूत करें, जिससे प्रशांत किशोर के चलाए हुए बाण महागठबंधन को छेद न कर सके और एनडीए में क्षरण हो और एनडीए को नुकसान हो, महागठबंधन की सरकार बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और उसके बाद ये भी अशोक गहलोत ने अनाउंस कर दिया इसके बाद अति पिछड़े और अति दलित, क्योंकि अति पिछड़े मुकेश सहनी हैं, तो अति दलित और अल्पसंख्यक समाज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के 20 महीने के अंदर जो भी उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरे करके जनता के साथ जो काम 20 साल के अंदर नहीं हुआ 20 महीने के अंदर करने का प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये मेरा विश्लेषण है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इससे आप सहमत है कि नहीं। बाकी 14 नवंबर को निर्णय हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।